बात कर रहे हैं पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के अंदर हम मेनली बात करते हैं लंग्स की, हम कार्य क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं। तो लंग्स की कार्य क्षमताएँ आज की तारीख में कोविड सीनेरियो के अंदर लड़ाई एक ही चीज़ की मची हुई है, लंग्स 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 काम नहीं कर रहे, इतना नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो उसकी धीरे धीरे हम हमारे कार्य क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम पेपर में पढ़ रहे हैं, आजकल कुछ दिनों से पेपर में लगातार आ रहा है कि जैसे ही पता चलता है कि साहब हम हमारे किसी परिजन को कोविड हुआ है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कि प्रोनिंग कराओ प्रोनिंग कराओ प्रोनिंग कराओ। तो प्रोनिंग सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोनिंग एग्जैक्टली करनी कैसे है। प्रोनिंग का मतलब होता है कि पेट के बल उल्टा लेटना। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा हैवी है, टमी बाहर आ रखी है, तो उसको उल्टे लेटने में भी दिक्कत आती है। कई पेशेंट होते हैं जिनके बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, ओल्ड एज होते हैं, तो उनको उल्टा लेटाना इतना आसान नहीं होता है। तो ज़बरदस्ती अपन उल्टा भी लेटाते हैं तो उनको ठीक है, लंग्स पे सपोर्ट मिल रहा होता है तो पता चलता है कि और तकलीफ हो रही है। कई बार पेशेंट आता है कि सर बहुत लंबे समय तक हम प्रोनिंग पोजीशन में रहे तो बैक पेन होने लग गया। तो वो प्रोनिंग प्रॉपर नहीं रहने के कारण ये चीज़ें रहती हैं। तो प्रोनिंग के लिए उल्टा लेटे रहते हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। जैसे उल्टा लेटता है बंदा तो घुटने सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो कूला यहाँ प्रेशर रहता है। तो उस चीज़ को हमको प्रेशर से भी बचाना है। तो प्रोनिंग में डॉक्टर विशाल हैं मेरे साथ, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम आपको बताएंगे कि प्रोनिंग प्रॉपर करनी कैसे है। अभी आपने देखा कि सबसे पहले मैंने ये अपने एडी के नीचे पंजों की तरफ पिल्लो लगाया। तो इससे ये है कि एक तो हमारा ये चीज़ बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर ये पिल्लो नहीं होता है तो यहाँ पे लगातार प्रेशर बना रहता है, तो फिर बार बार पेशेंट कभी पैर उठाएगा कभी, और इतनी एनर्जी भी नहीं होती है सीवियर पेशेंट के अंदर कि अपने मूवमेंट भी करे इजीली। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि गर्दन की पोजीशन को मेंटेन रखना होता है। अगर पिल्लो प्रॉपर नहीं है तो या तो गर्दन राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा, नहीं तो नाक दबेगा। तो दोनों पिल्लों के नीचे से लेते हुए वी शेप बनाइए ताकि फेस को रहने के लिए जगह मिल जाए। तो इस चीज़ को हमने यूँ रखा है। तो ये प्रोनिंग करते हैं। और फिर रूटीन में बात करते हैं कि साहब हमको लंग्स की कुछ एक्सरसाइज करनी है या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करनी है। तो एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट लगभग हर पेशेंट के पास में रहता है कि हमको इसको यूज़ कैसे करना है प्रॉपर। इसको कैसे भी यूज़ करते हैं, जोर से खींच रहे हैं, धीरे खींच रहे हैं। मकसद उनका ये रहता है कि जो बताया जाता है कि 3 बॉल एक साथ उठाओ खींच के। अगर अगले की क्षमता नहीं है तो 3 बॉल उठाने के चक्कर में सांस भर जाता है। तो इसको बड़े इत्मीनान से करना है। इसको कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को अपन देखेंगे। विशाल इसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरो करो, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्पायरो चल रहा है, ये करना है। तो एग्जैक्ट स्पायरो में है क्या, इसको हमको 2 तरीके से यूज़ करते हैं हम। एक हम इसको सीधा यूज़ करते हैं और एक हम इसको उल्टा यूज़ करते हैं। तो सीधे यूज़ के अंदर हमको श्वास खींचनी होती है और उल्टा जब रखते हैं तब हमको श्वास बाहर निकालनी होती है। इसका ये जो माउथ पीस है इसके ऊपर एक बॉर्डर बना हुआ है थिक। ये थिक बॉर्डर दांतों के बीच में फंसाना होता है ताकि बाहर नहीं निकले, और इसके चारों ओर होठों को अच्छी तरीके से लपेट लेना ताकि साइड से एयर नहीं जाए। इन तीनों के ऊपर मेजरमेंट्स लिखे हैं तो हमको एग्जैक्ट पता चले कि हम इसके थ्रू कितनी एयर ले रहे हैं। होता है कि होठों के साइड में जगह रह जाती है तो साइड से भी हवा जा रही है, इसके अंदर से भी हवा आ रही है,
तो हमारे पास एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है कि कितनी आ रही है। तो डॉक्टर विशाल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। पहले तो ये गलत तरीके से बताएंगे। विशाल जोर से खींचना। ये जैसे इन्होंने एकदम बहुत जोर से खींचा, तो एयर अंदर जाने के लिए विंड पाइप तो जरा सी है, तो इतनी एयर एक साथ तो घुसेगी नहीं। उदाहरण के तौर पर अपन समझे कि अपने घर में आंगन होता है, आंगन से पानी निकलने के लिए एक नाला होता है, उस पर अपन एक बाल्टी पानी बिखेरते हैं एक साथ, तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, सारा जाएगा तो धीमे धीमे। और उसी की जगह अगर अपन लगातार धीरे धीरे पानी गिराते जाएं तो आंगन भी गीला नहीं होता और पानी पूरा निकल जाता है। तो सेम चीज़ वही होती है। हमने गाल फुला लिया, वापस करना। अब से ये कर रहे हैं तो जोर से, गला टाइट हो गया, गाल फूल रहे हैं, तो हवा मुंह के अंदर ज़्यादा इकट्ठी हो रही है अंदर उतरने की जगह। अब प्रॉपर करो। अब जैसे इन्होंने धीरे धीरे लिया, ना तो इनका गला टाइट हुआ ना गाल फूले, एयर ऑलमोस्ट पूरी अंदर उतरने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से रिवर्स। इसमें भी वही चीज़ कि आप जोर से फूंक मारेंगे, नेक टाइट हो जाएगी, आपके मुंह में या जो अपर ट्रैक है उसकी एयर बाहर आ जाएगी, अंदर वाली लॉक हो जाएगी। तो सेम वे आपको स्लो आउट धीरे धीरे, बॉल 2 उठ रही 3 उठ रही उसका इशू नहीं है, मगर जितनी जा रही है वो प्रॉपर हो रही है। गलत करने की जगह कम सही करेंगे तो ज़्यादा फायदा देगा, ज़्यादा गलत करने के बजाय। ज़्यादा आप जोर लगाएंगे करेंगे, कोविड पेशेंट में एग्जर्शन बहुत जल्दी होता है, थकान बहुत जल्दी आती है, तो वो चीज़ फिर वो 2-4 मूवमेंट के बाद में कहेंगे यार अपने बस की नहीं है, अब रहना जाए, देखी जाएगी। उसको ऐसे लगने लगेगा जो चौक हो रहा है, उसको ये लगने लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा हाँफनी सी आ रही है, अंदर डिस्कम्फर्ट फील होने लग गया है। तो ये सारी चीज़ रहेगी। इसको करना कितनी बार है ये इम्पोर्टेंट है। ये हम बेसिकली रिकमेंड करते हैं कि एवरी 2 आवरली करें पेशेंट, एवरी 2 आवरली करें। कितना, जितना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबकी क्षमता अलग अलग होती है, जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप करें, मगर आप बार बार करें 2 घंटे के उपरांत। हाँ, तो उसके अंदर एक लंबा होगा, तो उसके अंदर सिर्फ ये रहता है कि ये दोनों तरफ काम में आता है, कि खींचने के भी काम आता है, फूंकने के भी काम आता है। वो केवल और केवल खींचने के काम आता है। उसके अंदर भी हमको ये देखना होता है कि एक तो बीच में बड़ा येलो बॉल है, ठीक है, एक साइड में छोटी बॉल और है, उसमें 3 खांचे बने हुए हैं साइड वाले। तो इम्पोर्टेंट उसमें बॉल का इम्पोर्टेंस नहीं है जो ऊपर चढ़ रही है, इम्पोर्टेंस है कि जो साइड में है उसके अंदर एक बीच में ब्लॉक बना हुआ है जिसके ऊपर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। वो जो छोटी सी डॉट है येलो कलर की, धीरे धीरे खींचे और उस बीच में रोकें उसको, ना तो वो ऊपर निकल जानी चाहिए ना वो नीचे रहनी चाहिए, वो उसके बीच में घूमे। वो इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और वो केवल खींचने के काम में आता है, उसमें आप फूकेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। नहीं, वो है क्योंकि डॉक्टर्स अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं, फिजियोज जाते हैं ऊपर, वो अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं कि इनको सिर्फ एक तरफ का चाहिए कि दोनों चाहिए या सिर्फ फूकने का चाहिए, तो उसमें फूकने का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें फूकने का ऑप्शन है, तो फिर ये रिकमेंड हो जाता है कि आप सिर्फ फूंक लगाएं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स को खींचने पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और कुछ पेशेंट्स सामने जब प्रैक्टिकल किए हैं तो ब्लो आउट जब करते हैं तब उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, तो उस समय वो चेक कर लेते हैं, चेक करके के बाद में ये दिखाते हैं। तो इसके बाद में हम एक नॉर्मल जैसे पेशेंट आपका डिस्चार्ज होते हैं, आप घर जाते हैं, तो एक नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हम कैसे करें, 2-3 तरीके की ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली में ये है कि बहुत कंफर्टेबल है, पेशेंट को ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है। फिर एक और क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास हॉस्पिटल में तो सुविधा उपलब्ध होती है कि बेड का हैंडल घुमाया, रिमोट का बटन दबाया कि बेड पीछे से ऊंचा हो जाए। घर पे ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है,
तो इस तरीके से 4 या 5 पिलो लगा के हम ये पोजीशन बना सकते हैं। अगर थकान भी लगती है, पेशेंट को बैठने की इच्छा होती है, तो इसको पिलो इस तरीके से लगा के अपन बिठा सकते हैं। और जब श्वास की एक्सरसाइज करनी है तो हमको पेट बड़ा रिलैक्स रखना होता है, क्योंकि आप सभी देखते हैं जब हम श्वास करते हैं तो पेट साथ में चलता है। तो इस पोजीशन के अंदर पेट इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा एंटर करेंगे तो अपना पेट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अपने पैरों का पूरा वजन तकिए के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि वो खुद होल्ड करेगा तो उसका मसल वर्क हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बाद में हेड एकदम रिलैक्स। और समझाना क्या है कि धीरे धीरे नाक से श्वास लेना है। श्वास लेते समय पेट खोलना चाहिए, और जब श्वास बाहर रहेगा पेट अंदर जाना चाहिए, पेट के अंदर। आप देख सकते हैं, डॉक्टर विशाल करके बताइए। ये अभी भी बहुत जोर लगा रहे हैं, मास्क पहना हुआ है, इसको खींचने में जोर आ रहा है। अगर इतना बहुत कंफर्टेबल नहीं करना है ये चीज़। ठीक। इसी प्रकार श्वास की दूसरी एक्सरसाइज के अंदर मास्क निकालना, कि जैसे कई बार लगता है कि हम चौक से हो रहे हैं, या जैसे ये एक्सरसाइज जैसे घर पे अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट है तो वो भी यूज़ कर सकता है। तो उसमें क्या करना है कि फोटो को एकदम गोल बनाना है। बनाते समय गाल नहीं खोलने चाहिए, और जितना धीमे हो सके उतने धीमे एयर को बाहर निकालना है केवल। केवल एयर को बाहर निकालना है, आपको पेशेंट को अंदर नहीं खींचनी है, क्योंकि हमारे लंग्स का काम है एयर को खींचना। अब हमने ये माना कि लंग्स एकदम भरे हुए हैं, हमने तो खाली किया है। जब अगर वो एक बार खाली होगा तो वो खींच तो अपने आप ही लेगा, अपना कार्य तो करेगा, अपना कार्य तो करेगा। वो नेगेटिव प्रेशर अंदर क्रिएट होगा। अगर इसमें दिक्कत यही आती है कि अगर आपने गाल फुला ली तो आप लंबी फूंक नहीं मार पाएंगे। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। मेरे गाल खुले थे तो ज़्यादा लंबा फूंक नहीं मार पाया। अब गाल नहीं फुलाऊंगा और फूंक वापस मारूंगा। जैसे ही मेरी फूंक खत्म हुई, मेरे को अपने आप गहरी सांस आ गई। आपने भी नोट किया होगा, देखा होगा कि अपने आप सीना वापस खुल गया। तो ये चीज़ है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और जैसे जैसे पेशेंट रिकवरी करता है कि पेशेंट यहाँ से ऑलमोस्ट कंफर्टेबल होते ही आप डिस्चार्ज करके परिजन को कह देना कि आप घर ले जाओ, थोड़ा ध्यान रखो, कुछ दिन आइसोलेशन में रखो, केवल में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करवाओ। तो कुछ जैसे टाइम जाता है, पेशेंट की क्षमता बढ़ती है, तब हम एक्सरसाइज का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज के लेवल बढ़ाने में हम चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस कहते हैं इनको। तो दोनों हाथ सामने करेंगे। अब हम हमारी श्वास की लंबाई नापते हुए कार्य करेंगे। यानी कि हमको, जैसे मैं मानता हूँ अननोन लेमैन है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, मैं किस तरीके से इनको समझाऊँ। आपको हाथों को इतना ही खोलना है जितनी आपकी सांस की लंबाई हो। खोलते जाइए और सांस लेते जाइए। छोड़ दीजिए वापस अंदर। तो पेशेंट खुद भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैं कितनी जा रही है। हाँ, कल तक या 4 दिन पहले तक मैं ट्राई कर रहा था तो मेरा हाथ इतना ही खुल रहा था, अब मैंने इम्प्रूव किया है, मैं और आ गया। तो इसके अंदर हम साइडवेज इम्प्रूवमेंट होता है। कोई अप एंड डाउन के इम्प्रूवमेंट के अंदर यही हाथों को ऊपर नीचे करना है, खींचते हुए। कार्य सारा धीमी गति से ही करना है। यानी कि तेज करते ही महाराणी कहते हैं नाक के आगे हवा का डाटा लग जाएगा, आवाज़ तो आएगी जोरदार, अंदर कुछ नहीं जाएगा।
आवाज़ ही आएगी, अंदर कुछ नहीं जाना है, क्योंकि जगह ही नहीं है जाने के लिए, ये चीज़। इसके अलावा जैसे पेशेंट को थोड़ी सी खंखार रहती है, हल्की फुल्की खांसी आती है, अपने को लगता है थोड़ा बहुत कफ है, तो कफ को लूज़ कैसे करें, जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आप रेगुलर स्टीम वगैरह दें, ये चीज़ करें, खंखार आती उसको निकालें। तो इसके अलावा हम और लूज़ कैसे कर सकते हैं, तो लूज़ करने के लिए हमारे पास हमारे हाथों को ये बनाएंगे कप शेप में, जैसे ये बच्चों को या कई बार अपने दोस्तों से थापी देते हैं ना, चोट नहीं लगती है, आवाज़ आती है, यानी कि थप्पड़ नहीं देनी है, थापी देनी है, चोट नहीं लगनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए, उस तरीके से हम कार्य करते हैं। ये प्रोनिंग के अंदर है पेशेंट, उस वक्त भी थोड़ा कर सकते हैं, मगर वापस एक बार पेशेंट की कंडीशन कैसी है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है तो ना करें, कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके अंदर ये होता है कि हमारा रिदम नहीं टूटना चाहिए, यानी कि एक थाप अलग सुनाई दे रही है, एक थाप अलग सुनाई दे रही है, इस तरीके से नहीं करना है। तो रिदम की साउंड में चलना चाहिए। होता क्या है कि कई बार हम समझाते हैं पेशेंट्स के अटेंडर को, ये मज़ा नहीं आया वैसे, ठीक है, इफेक्ट तो होगा, तो मगर वो जो चाहिए वो नहीं आ पाएगा। या कई बार दोनों हाथ एक साथ चल रहे होते हैं, वो चीज़। और करना कहाँ तक है, सिर्फ पसलियों के ऊपर ऊपर, जहाँ पसलियाँ ख़त्म हो रही है। कई बार हम सामने करते हैं तो पसलियाँ सामने जल्दी ख़त्म होती है पीछे के मुकाबले, पीछे लंबाई में रहती है पसलियाँ ज़्यादा दूर तक, सामने नहीं होती है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। अब पेशेंट हमारा डिस्चार्ज हो गया, कुछ दिन बीते, इम्प्रूवमेंट हुआ, सांस की लंबाई भी पूरी आई। अब हम क्या करें, अब हम उनको वॉक करवाएंगे। वॉक 3 भागों में हम करते हैं, 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट। पहले इनिशियली स्टार्ट करें 3 मिनट से, सांस नहीं भर रही है, कंफर्टेबल है, ठीक है, कुछ दिन चलने दें, फिर 3 का 3.25, 3.5, 3, 4 करते करते 6 मिनट, 6 मिनट के बाद में उसको लेकर धीरे धीरे खींचते हुए 12 मिनट। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोविड का पेशेंट डिस्चार्ज हुआ एकदम रेडी है, कल जाते ही वापस परसों ऑफिस चला जाए, नहीं, रिकवरी में टाइम लगता है। जो पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट होकर डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है, उसको रिकवरी में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, ये चीज़ है। और लंबे समय तक बेड पे रहने के कारण बाकी शरीर कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, तो रूटीन अपने हर जोड़ को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देते रहें। और जो पेशेंट आईसीयू में रह के आते हैं, लंबे समय तक कई पेशेंट होते हैं जो 20-20, 25-25 दिन आईसीयू में रह लेते हैं, तो उनको एकदम से बिठाते हैं या एकदम से खड़ा करते हैं तो उनको चक्कर आता है, क्योंकि 15-20 दिन के अंदर हार्ट हमारा है ना निक्रस्त हो जाता है, वो यूँ ही ब्लड फेंक रहा होता है, बैठने या खड़े होने पे उसको ब्लड फेंकने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकना होता है, तो वो उतना सुसुप्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो वो मानता नहीं है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए 3-4 छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, घर पे रूटीन में करें। पहले में एक तो पैर के पंजे लगातार जब मौका मिल जाए जितना चला सकें चलाएं, ताकि खून का दौरा रिटर्न आता रहे। इसके अलावा घुटने टाइट करें, कूल्हे टाइट करें। तो ये सारे काम करने से मैं ये नहीं कहता कि वो समस्या नहीं आएगी, खड़े होने में चक्कर आएगी, मगर उस समस्या से रिकवर होने में अगर मान लो किसी को 5 दिन लगते हैं तो 2 दिन में रिकवर होगा। यानी खड़े करते जो चक्कर आते हैं तो 5 दिन लग रहा है तो 2 दिन में रिकवर होगा। तो ये सारे काम आपको करने हैं। आप में से किसी का कोई सवाल? हाँ, मरीज की क्षमता अनुसार वो कर सकते हैं, यानी कि 2 मूवमेंट होते हैं,
4 मूवमेंट होते हैं। कभी ऐसा लगेगा कि आज तो मैं 15-20 मूवमेंट हो गए, मगर टुमारो आने वाले अगले दिन में हो सकता है कि 4 ही मूवमेंट हो। तो 15-20 हो जाते हैं तो हो जाता है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 होते हैं तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अगले दिन में हो गए तो उसके अगले दिन हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं। और अब मैं मेरे साथी पूजा जी को बुलाऊंगा, वो कोविड पेशेंट्स को डाइट में क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, रिकवरी कैसे फटाफट हो, एनर्जी